हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। हम लोग आज जो डायरेक्टिंग चैप्टर हमारा चल रहा है उसका फोर्थ पार्ट हम लोग करेंगे। अभी तक हम लोगों ने डायरेक्टिंग और हमने लीडरशिप, मोटिवेशन, ये टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। और मोटिवेशन की थियरीज हम लोग कर रहे थे, तो उसमें से कुछ और हमारी रिमेनिंग थियरी है, उनको हम लोग आज कवर करेंगे। और उनके ऊपर बेस्ड फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। काइंडली कंफर्म that every thing is okay. Audio, video is accessible to you. चल, so let's start. देखिए, हम लोग ने कल हमने कौन सी थ्योरीज पढ़ी थी? कल हम लोगों ने एक तो हमने पढ़ा था हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर थ्योरी। ठीक है, हर्जबर्ग की थ्योरी है ये, हर्जबर्ग्स हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर थ्योरी। और हमने क्या पढ़ा था? और दो थियरीज और हम लोगों ने पढ़ी थी। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे आज? आज हम लोग जो आगे की जो थियरीज हैं उनको कवर करेंगे, राइट? हर्जबर्ग थ्योरी हमने पढ़ा था, मैक्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी हमने पढ़ा था, और पोर्टर एंड लॉलर्स मोटिवेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो हाइजीन और मोटिवेशन फैक्टर है उसमें हर्जबर्ग ने क्या बताया था? उसमें हर्जबर्ग ने बताया है कि हमारी जो थियरीज हैं, हर्जबर्ग की जो थियरी है उसमें दो टाइप के हमारे फैक्टर्स होते हैं। एक हाइजीन फैक्टर्स, जिनके प्रेजेंट होने से, राइट, उनके प्रेजेंट होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो एब्सेंट है तो फिर क्या होता है? तो फर्क पड़ता है, राइट। मतलब जो हमारा स्टाफ है या जो एम्प्लॉयज है वो क्या हो जाएंगे? डीमोटिवेट हो जाएंगे अगर हाइजीन फैक्टर्स एब्सेंट हुए तो, राइट। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं हमारा जो हाइजीन फैक्टर्स हैं अगर वो प्रेजेंट है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो हमारे एब्सेंट है तो फिर डीमोटिवेशन हो जाएगा स्टाफ में। वहीं अगर हम मोटिवेशन फैक्टर्स की बात करते हैं, तो मोटिवेशन फैक्टर्स अगर कहीं पर प्रेजेंट होते हैं तो उनका इफेक्ट पड़ता है, राइट। सो एक हम लोगों ने मैक्लेलैंड्स नीड थ्योरी पढ़ा था। उन्होंने कहा है कि जो भी थियरीज होती हैं हमारी मोटिवेशन की, तो जो हम लोगों ने नीड थ्योरी पढ़ा था, जैसे कि मास्लो हायरार्की थ्योरी है, उसमें हमने नीड्स को 5 कैटेगरीज में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, राइट। वो जो हायरार्किकल मॉडल हम लोगों ने देखा था, वो जो पिरामिड है उनका, लाइक दिस। इसमें हमारे 5 लेवल्स हैं। ये जो 5 लेवल्स है ये हमारा क्या? मास्लो हायरार्की थ्योरी, ठीक है। एक बार इसमें देख लेते हैं पोर्टर में क्या था। इनका जो हाइपोथेसिस है वो कुछ ऐसा है कि जो परफॉर्मेंस है और सेटिस्फैक्शन है उसके बीच में हमें क्या करना है? कोरिलेशन सेट करना है। वो भी किसके बीच में? परफॉर्मेंस और जो अनदर वेरिएबल है। मतलब कोई भी जो एम्प्लॉय है उसकी जो परफॉर्मेंस है उस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी दूसरे वेरिएबल का या फैक्टर का, क्या उसकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा। तो उस चीज का जो कोरिलेशन है उसके बारे में हमें इन दोनों लोगों ने बताया था। तो उन्होंने कहा कि सक्सेसफुल परफॉर्मेंस वहां पर देखी गई जहां पर की जो रिवॉर्ड है उससे एम्प्लॉय को सेटिस्फेक्शन मिला। तो क्या करना है इसका मतलब? जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर कोई पर्सन है वो मॉनेटरी कॉम्पनसेशन से खुश होता है तो आप उसको बोनस दे दीजिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन में। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको रिकॉग्निशन ज्यादा मैटर करता है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए आप रिकॉग्निशन दे सकते हैं, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ और बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। इस तरह के कुछ रिकॉग्निशन दे सकते हैं। तो हमारी जो परफॉर्मेंस है
और उसके बदले में हमें जो रिवॉर्ड मिल रहा है, वो रिवॉर्ड उस पर्टिकुलर पर्सन को कितना सेटिस्फाइड कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगी परफॉर्मेंस, राइट। सो अगर वो उस पर्टिकुलर रिवॉर्ड से अगर वो सेटिस्फाइड है तो उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, नहीं है तो नहीं होगी, राइट। सो इस मॉडल में क्या होता है, मल्टीपल वेरिएबल्स को यूज किया जाता है, अटेम्प्ट किया जाता है जो हमारे जो ये कनेक्शंस है उनको सेट करने के लिए। कनेक्शंस किन के बीच में, सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो किस पे डिपेंड करती है, कि हम वो जो रिवॉर्ड है उससे कितना सेटिस्फाइड है, राइट। सो ये जो पॉटर मॉडल है उसमें हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट हमारी आती है जिसको हम कहते हैं इक्विटी थ्योरी। सो जॉन एस एडम्स डेवलप इक्विटी थ्योरी इन अर्ली 1960s. This theory deals with defining and measuring the relational satisfaction of employees. सो जॉन एस एडम्स जो है उन्होंने इस थ्योरी को दिया था, डेवलप किया था 1960s में। ये जो थ्योरी है ये क्या करती है, ये डिफाइन करती है और मेजर करती है किसको, रिलेशनल सेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज को। कि हम जो भी हमने जो परफॉर्मेंस का जो भी मेजर किया, तो ये उसको मेजर करती, आइडेंटिफाई करती है, या आप कह लीजिए डिफाइन करती है। इसमें आप ऐसे रखिएगा, डिफाइन करती है प्लस मेजर करती है, राइट। और इन दोनों का फिर वो रिलेटिव सेटिस्फैक्शन देखते हैं, रिलेटिवली या रिलेशनल या रिलेटिवली उनका जो एम्प्लॉयज है वो कितने सेटिस्फाइड है, ठीक। Adams recommends that workers try to strike a balance between what they give an organization and what they receive, and that they base their contentment with their own amount of their perception of an equal amount among their co-workers, right. So देखिए इस बात का मतलब क्या है, जो एडम्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया कि जो एम्प्लॉयज है ना, जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स कोशिश करते हैं एक बैलेंस को स्ट्राइक करने का। मतलब जितना भी वर्कर्स ने काम किया और फिर उसके बदले में जो भी उनको मिला, ठीक है, रिवॉर्ड, अब ये कुछ भी हो सकता है, उनकी सैलरी, वेज, कुछ भी। तो जो वर्कर्स हैं वो इन दोनों को इक्वल करने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब एक तरह से स्ट्राइक ऑफ करते हैं कि ठीक है एक बैलेंस बन जाए, कि जितना जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं, तो जितना वो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं उतना ही ऑर्गेनाइजेशन उनको इन रिटर्न दे, राइट। सो इससे क्या होता है, वो फिर क्या करते हैं, अपना जो कंटेनमेंट है उनका वो बेस होता है कि उनका खुद का परसेप्शन क्या है और वो क्या चाहते हैं कि जो हमारे कोवर्कर्स को मिल रहा है वही हमें भी मिले, राइट। सो कहीं ना कहीं उसको क्या करते हैं, इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी थ्योरी, कि जो कोवर्कर्स को मिल रहा है उनको ही मिले, और जितना हम ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं उतना ऑर्गेनाइजेशन हमें रिवॉर्ड के फॉर्म में दे, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। सो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है, इट इज अ बिलीफ दैट ईच पर्सन possess the capacity to choose their own path in life and take responsibility for managing their own affairs. सो जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी है वो इस एक बिलीफ पे चलती है कि जो भी हर एक पर्सन जो है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो अपना जो पाथ है उसको चूज करे लाइफ में, और फिर उस काम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ठीक है, कि जो भी फिर वो काम कर रहे हैं उनके रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं। Act of engaging in behaviors for the sake of rewards that results from those behaviors. So self determination theory क्या है, act of engaging in behaviors for the sake of rewards that results from those behaviors. So हमें क्या करना है, हमें वो काम करने हैं जिससे कि हमें क्या मिले, रिवॉर्ड मिले। सो ये हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थियोरी, कि हमें खुद ही अपना जो पाथ है उसको चूज करना है और फिर
उस पाथ को चूज करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर वहां पर जो भी काम आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, उनको भी मैनेज करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिटर्मिनेशन थियरी। देखिए, थ्योरी से क्वेश्चन आने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो ये थ्योरी क्या कहती है? तो जो ब्रूम है, इन्होंने जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, सो उनके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू ब्रूम, दी स्पेसिफिक फैक्टर्स that determine an individual level of motivation are the degree to which they play a high value on any reward that is associated with a particular action. So ब्रूम के अकॉर्डिंग क्या है कि कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल का जो लेवल ऑफ मोटिवेशन है उसको डिटरमाइन करते हैं, राइट? सो क्या होते हैं? कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं। सो ये फैक्टर्स हमारे क्या करते हैं? लेवल ऑफ मोटिवेशन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? ये वो डिग्री होती है टू विच दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन एनी रिवॉर्ड दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्शन। तो उनको जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, उस रिवॉर्ड को वो कितना पसंद कर रहे हैं या उनको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, राइट? तो इसको हम कहते हैं वैल्यू। सो द डिग्री टू विच दे प्लेस अ हाई वैल्यू, कि किस एक्सटेंट तक उनको लग रहा है कि भाई हमें जो मिला है वो बेटर है, उसको हम बोल रहे हैं क्या? वैल्यू, ठीक है? उसके बाद द डिग्री टू विच दे बिलीव दैट दे विल बी एबल टू अचीव पॉजिटिव रिजल्ट्स एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द एफर्ट दैट दे पुट इनटू द समथिंग। सो इसको हम कह रहे हैं एक्सपेक्टेंसी। सो दैट मीन्स वैल्यू का मतलब क्या हुआ? कि वो डिग्री टू विच दे प्लेस अ हाई वैल्यू ऑन एनी रिवॉर्ड, राइट? कि भाई उनको क्या लगता है कि भाई हमारा जो काम है उसकी वैल्यू क्या है। और वहीं अगर हम बात करते हैं, तो वो डिग्री जिसमें ये बिलीव करते हैं कि दे विल बी एबल टू अचीव, कि वो अगर वो जो भी अपना काम करेंगे, जो भी एफर्ट्स लगाएंगे, उन एफर्ट्स से जो भी उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, तो दे विल बी एबल टू अचीव दोज रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग दैट, जो भी वो अपना एफर्ट्स डालेंगे उसको। तो इसे कहते हैं एक्सपेक्टेंसी। इन शॉर्ट, अपना काम करने के बाद वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, राइट? सो वो हमारी हो गई एक्सपेक्टेंसी। एंड द डिग्री टू विच दे बिलीव दैट अचीविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स विल रिजल्ट इन अ रिवॉर्ड नोन एज बिलीव। सो अब क्या है कि अब देखिए, जो एफर्ट्स हैं हमने जो भी किए, तो वो जो एफर्ट्स है वो तो हमारे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। तो ये बिलीव करना कि हमारे जो पॉजिटिव रिजल्ट्स है उनसे हमें रिवॉर्ड ही मिलेगा, सो दिस इज कॉल्ड बिलीव। तो अल्टीमेटली क्या होता है यहाँ पर, फिर जो मोटिवेशन है वो इन तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। सो हम क्या करते हैं? मोटिवेशन इज इक्वल्स टू वैल्यू, आई फॉर हम यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटिलिटी भी कह सकते हैं या फिर बिलीव भी कह सकते हैं, इनटू एक्सपेक्टेंसी। सो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, कि जो रूम्स एक्सपेक्टेंसी थियरी है उसका इक्वेशन क्या है। सो आपको याद रखना है एम इज इक्वल्स टू वी आई ई और वी बी ई, ठीक है? आई फॉर इंस्ट्रूमेंटिलिटी भी हो सकता है और बिलीव भी हो सकता है। क्लियर? तो इसको देख लीजिए एक बार, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सो उसके बाद देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अब देखिए, जैसे जैसे हमारे पास टाइम कम बचते जा रहा है, तो हम लोगों को अपनी जो प्रेपरेशन है उसको, और हमें उसका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ाना पड़ेगा।
सो आप लोग अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हमारे जो यूट्यूब सेशंस हैं आप उनको और डिटेल में देखना चाहते हैं, सो फॉर दैट यू कैन गो टू आवर ऐप एंड आवर वेबसाइट। ये हमारा ऐप है और ये हमारी वेबसाइट है। सो यहाँ पर जाकर आप हमारे जो वीडियो लेसन्स है, जो डिटेल्ड वीडियो लेसन्स हैं, और वो ज्यादा ड्यूरेशन के भी नहीं है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कराने की कोशिश की है। और उसी के साथ कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हमारे क्वेश्चन बैंक्स हैं जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। और दूसरी बात, क्योंकि हमें पता है कि सीआईबी में केस स्टडीज भी आती हैं, सो वो केस स्टडीज की भी प्रैक्टिस आप हमारा जो केस स्टडीज कोर्स है वहां से आप कर सकते हैं, राइट। और ये सारी फैसिलिटीज आपको लो प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। सो आप एक बार जरूर ऐप को विजिट कीजिए और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट, एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप वो जो भी वहां पर कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको अवेल कीजिए। और आपकी जो सीआईबी प्रेपरेशन है उसको आप और फुल प्रूफ कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, सो दैट कि ये जो कमिंग अटेम्प्ट है इसमें ही आप लोगों का जो सीआईबी है वो क्रैक हो जाए, राइट। चलिए, और देखिए आप लोगों को पता है कि आईबीएफ ने अब अपना जो स्टैंडर्ड है पेपर का उसको बढ़ा दिया है, काफी बढ़ा दिया है, राइट। तो इसीलिए आप लोग भी मेहनत कीजिए। और जो भी हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल हैं, वीडियो लेसन्स हैं, क्वेश्चन बैंक्स हैं, सो उनकी हेल्प से, बाकी वीडियो क्लासेस जो हमारी यूट्यूब पे चल रही हैं उनके हेल्प से आप लोग अपना जो एग्जाम है उसको क्रैक कीजिए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, 34 तक हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं इन दिस चैप्टर। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट डज पोर्टर एंड लॉलर्स propose is rewarded in their motivation model? सो बताइए, उन्होंने क्या, मतलब उनका जो एक तरह से बेस है वो क्या है उनके मोटिवेशन मॉडल का? प्रपोज इज रिवॉर्डेड इन देयर मोटिवेशन। ऑप्शन ए परफॉर्मेंस, ऑप्शन बी सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन सी एफर्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। 35 का डी इज नॉट द राइट आंसर। मेन हमें बताना है कि उनका जो रिवॉर्ड है वो किसके ऊपर बेस्ड है। सो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज परफॉर्मेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हु डेवलप्ड ईआरजी थ्योरी? हु डेवलप्ड ईआरजी थ्योरी? 36 देखिए, ईआरजी थ्योरी किसने दिया है? मैस्लो ने, हर्सबर्ग ने, एल्डरफर्ड ने और मैक्लेलैंड ने। देखिए, मैक्लेलैंड की नीड्स थ्योरी है, हर्सबर्ग की मोटिवेशन, हाइजीन एंड मोटिवेशन फैक्टर थ्योरी है, टू फैक्टर थ्योरी। मैस्लो की भी नीड थ्योरी है, मैक्लेलैंड की भी नीड थ्योरी है, हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी है। तो अब ऑब्वियसली कौन बचा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एल्डरफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 37, what is the primary focus of intrinsic motivation? Option A, external rewards. Option B, personal satisfaction. Option C, social recognition. Option D, financial gain. तो बताइए 37 का आंसर।
इंट्रिंसिक मोटिवेशन का प्राइमरी फोकस किस पे होता है? 37B राइट आंसर मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। According to Herzberg's theory, what motivates employees to put forth their best efforts? Option A, hygiene factors. Yes, Jyoti ma'am, 37 का राइट आंसर है आपका बी ऑप्शन। सो 38 के ऑप्शंस देखिए। हाइजीन फैक्टर्स, मोटिवेटिंग फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, सॉरी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, एंड ऑप्शन डी वर्कप्लेस कंडीशंस। आपको बताना है कि हर्जबर्ग थ्योरी में एम्प्लॉयज को क्या मोटिवेट करता है कि वो अपने बेस्ट एफर्ट्स वहां पर लगाएं। ऑप्शन ए हाइजीन फैक्टर्स, ऑप्शन बी मोटिवेटिंग फैक्टर्स। अब देखिए, अगर हमें हर्जबर्ग थ्योरी पता है ना, तो हमें सीधा सीधा पता है इसके अंदर दो ही थ्योरी, दो ही हमारे वो होते हैं। एक होता है हाइजीन फैक्टर्स, एक होता है मोटिवेशन फैक्टर्स। सो ऑप्शन हम जो आंसर होगा हमारा वो ए और बी में से होगा, राइट। सो वेरी गुड आंसर ज्योति मैम। मोटिवेटिंग फैक्टर इज द राइट आंसर। ठीक है। 39 देखिए। Which theory is also known as learned needs theory? Option A, Maclelland's needs theory. Option B, Elderford's ERG theory. Option C, Herzberg's theory. Option D, Porter and Lawler's motivation. So बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का। 39 का आंसर बताइए। 39 का एक करेक्ट ममता मैम, ज्योति मैम, बोथ आर करेक्ट। सो इसमें हमारा जो आंसर है वो है मैक्लेलैंड्स नीड्स थ्योरी। इसी को ही हम लर्न नीड्स थ्योरी भी कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज द मोस्ट टेंजिबल एंड मोटिवेटिंग ऑफ द थ्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ एल्डरफर्स ईआरजी थ्योरी? सो हमारी जो ईआरजी थ्योरी, एल्डरफर्स की ईआरजी थ्योरी क्या है? ये थ्योरी है कि इसमें हमारे जो थ्योरी है उसको एल्डरफर्ड ने तीन पार्ट्स में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे कि देखिए, मैस्लो ने क्या कहा था? मैस्लो ने 5 टाइप्स में बांटा था। मैस्लो ने कहा कि सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, लाइक जो हमारे बेसिक्स हैं, जैसे हमारे पास होम, फूड, शेल्टर। फिर उसके बाद सेकंड हमारी जो नीड्स है वो फिर हमारी होती है सोशल सिक्योरिटी, कि हमारी जो जॉब है वो हमारी सिक्योर हो जाए और हमारी जो लाइफ है वो सिक्योर हो जाए। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड हमारी थी थियरी सोशल बिलोंगिंगनेस, कि हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पर हमें लोग जाने, हम उनको जाने, हमारे बीच में आप कह लीजिए फ्रेंडशिप हो या फिर एक रिलेशन हो, सो दैट कि हमें वहां पर थोड़ा अपनापन फील हो। फिर उसके बाद आता है हमारा, यहाँ पर हम अपना पर्सनल ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, यहाँ पर सोचते हैं पर्सनल ग्रोथ, और यहाँ इसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं, राइट। और यहाँ पर भी हमारा इसी से रिलेटेड होता है कि हम अपना ग्रोथ के बारे में जब सोचते हैं।
तो मैस्लो ने तो हमारी नीड्स को 5 कैटेगरीज में बांटा। वहीं जो एल्डरफर है उन्होंने कहा कि जो नीड्स है वो 3 टाइप की है, ई, आर एंड जी। अगर आप इनको इस तरह से पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, और एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे उसको सॉल्व। सो यहाँ पर ई फॉर एग्जिस्टेंस। सो हमारी जो एग्जिस्टेंस की जो नीड है वो क्या है, हमारी बेसिक नीड्स हो गई। फिर दूसरी नीड्स हमारी आती है रिलेटेडनेस, मतलब वही सोशल बिलोंगिंगनेस, राइट। और फिर उसके बाद हमारा ग्रोथ, कि भाई जब हमें बेसिक्स मिल गए जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, और अब हमारा जो सोशल हमारी गैदरिंग है या जो सोशल हमारे बिलोंगिंगनेस है वो भी हमारा हो गया, एंड एट लास्ट अब हम ग्रोथ के बारे में सोचेंगे, राइट। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे ज्यादा टेंजिबल, मतलब जिसको आप देख सकते हैं और जो सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है। एज पर दिस ज्योति मैम, वेरी गुड आंसर, एग्जिस्टेंस इज द राइट आंसर। क्योंकि जो हमारी एग्जिस्टिंग नीड्स है ना, मतलब हमारी जो फूड शेल्टर वाली जो नीड्स हैं, वो हमारी सबसे ज्यादा टेंजेबल है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति भूखा होगा और आप उसको कहेंगे कि आप मेरा ये काम कर दीजिए मैं आपको खाना दे दूंगा, तो वो उसके लिए सबसे मोटिवेटिंग जो होगा वो यही होगा कि उसको खाना मिल रहा है उस समय। या आपने बोला कि आप हमारा ये काम कर दीजिएगा, हम आपको 100 रुपए दे देंगे और 100 रुपए से आप खाना खा लेंगे, राइट। सो जो हमारी एग्जिस्टेंस वाली जो नीड्स हैं वो हमारी मोस्ट टेंजेबल एंड मोस्ट मोटिवेटिंग नीड है हमारी, बाकी की 3 मतलब टोटल 3 रिक्वायरमेंट्स में से। सो ज्योति मैम बिल्कुल सही आंसर है आपका, राइट। क्लियर है ये चीज यहाँ तक? क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट थियरीज जो है ना वो यही है, जैसे आपकी एल्डरफर हो गई और आपकी मैस्लो हो गई, हर्सबर्ग हो गई। सो ये आपकी जो थियरीज हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 41। What is the term used in Porter and Lawler's model to explain the connection between satisfaction, motivation and performance? सो इन तीनों में कनेक्शंस सेट करने के लिए किस टर्म को यूज किया है? ऑप्शन ए कोरिलेशन, ऑप्शन बी वेरिएबल, ऑप्शन सी कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन डी रिवॉर्ड। बताइए 41 का आंसर। बताइए। 41 का सी और डी नहीं है आंसर। वो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म हमने यूज की है सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के लिए, तो ये क्या है ये चीजें? दीज ऑल आर दी वेरिएबल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट, राइट। चल, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। इन मैक्लेलैंड्स नीड्स थियरी व्हाट डज द नीड फॉर एफिलिएशन फोकस ऑन? सो मैक्लेलैंड नीड्स थियरी में जो नीड फॉर एफिलिएशन है वो किस पे फोकस करता है? ऑप्शन ए डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी डिजायर फॉर पावर, ऑप्शन सी डिजायर फॉर सोशल रिलेशनशिप्स, ऑप्शन डी डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ। सो जो नीड फॉर एफिलिएशन है वो किस पे फोकस करता है? क्वेश्चन नंबर 42, बताइए।
42 का सी, वेरी गुड मिथिलेश सर. So the correct answer of question number 42, desire for social relationships. So need for affiliation में हमारा क्या था कि हमारा जो सोशल रिलेशनशिप्स है, जैसे हम जिसको कहते हैं सोशल बिलोंगिंगनेस कह सकते हैं, तो या फिर रिलेटेडनेस कह सकते हैं एल्डर फोर्स में. अब देखिए, एक ही टर्म एक ही टर्म को सब लोगों ने अपने अपने तरीके से यूज किया है. मैक्लेलन ने बोला है डिजायर फॉर, इसको बोला नीड फॉर एफिलिएशन. ठीक है. मैस्लो ने इसको बोला है सोशल बिलोंगिंगनेस, और एल्डरफर्ड ने इसको बोला है रिलेटेडनेस. ठीक है, ये किसने बोला है? एल्डरफर्ड ने. मैस्लो ने बोला है सोशल बिलोंगिंगनेस, और मैक्लेलन ने बोला है नीड फॉर एफिलिएशन. राइट. सो हमारा जो आंसर है फिर इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिजायर फॉर सोशल रिलेशनशिप्स. सो रिलेटेडनेस, सोशल बिलोंगिंगनेस, नीड फॉर एफिलिएशन, तीनों का मतलब एक ही होता है. राइट. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 43. According to Elderfor's ERG theory, which need refers to self-development, fulfillment, and realizing one's potential. Option A, existence. Option B, relatedness. Option D, development. Option C, development. Option D, growth. देखिए, डेवलपमेंट तो हो ही नहीं सकता आंसर, क्योंकि हमारी जो थियरी इसमें तीन ही कैटेगरीज है, ERG. बताइए. सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो होगा इसका 42 का सी नहीं है सर आंसर. सॉरी, अच्छा 42 का नहीं, ठीक ठीक, 43 का बताइए आंसर. 43 का आंसर 43 का डी. यस, वेरी गुड ममता मैम. डी इज द राइट आंसर, दैट इज ग्रोथ. सो ईआरजी में जो ग्रोथ, हमारा जो नीड है, इट रेफर्स टू सेल्फ डेवलपमेंट. ग्रोथ मतलब जब हम अपना डेवलपमेंट करेंगे, फुलफिलमेंट करेंगे, अपने पोटेंशियल को रियलाइज करेंगे. सो वो हमारा किस में आ गया? ये सर 43 का डी आंसर. मिथिलेश सर एंड ममता मैम, वेरी गुड आंसर. सो हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमने कर लिया 43 तक. अभी देखिए, ऑलमोस्ट ये चैप्टर कंप्लीट हो गया. बस एक कम्युनिकेशन इसमें आई थिंक रहता है, बट उसमें ज्यादा कुछ है नहीं. सो आपके कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा. और क्लास को आप एज पर योर प्रेफरेंस, जैसा भी आपको लगा है, आप लाइक डिसलाइक कीजिएगा. अगर आपको बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज शेयर कीजिएगा इसको अपने फ्रेंड्स, अपने कोलीग्स के साथ. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, सो दैट कि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे. राइट. So thank you so much, and we will continue in the next class.